ये एक सैलरी का रिकैप है। मुझे लगता है ये रिकैप हम लोग 40 मिनट्स या 45 मिनट्स में कर लेंगे, परंतु घड़ी नहीं देखेंगे बीच में कितना देर लग रहा है, साथ साथ बोलते जाएंगे। और इस रिकैप का रियल फ़ायदा उठाना है तो पहली बात, जब ये रिकैप चल रहा है तो आप अपना पूरा कंसंट्रेशन साउंड पे लगाइए कि आवाज़ें आ रही है, और साथ साथ बुदबुदाने की कोशिश करिए, मरमरिन जिसको बोलते हैं, वन। और दूसरा, इसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ेंगे, मल्टीपल टाइम्स सुनेंगे तो सैलरी चैप्टर हमेशा आपका होगा। लेकिन वो कंडीशन अभी भी है कि जब भी रिपीट हो साथ साथ मरमरिन करिए। मरमरिन मतलब वैसे बोले ये बोले, साथ साथ बोलते जाइए। दैट यू नीड टू डू, दैट इज द वे टू यूज दिस मल्टीपल टाइम्स एंड टुगेदर विथ ओके एंड एकाग्रता। ओके, स्टार्ट करते। टॉपिक का नाम है सैलरी। 5 पार्ट में डिवाइडेड है। इंट्रोडक्शंस, रिटायरमेंट, अलावेंसेज, परक्विजिट एंड लास्ट में पीएफ एंड डिडक्शंस। क्लासेस हमने कोई 8 से 9 ली है। ये सिर्फ थ्योरी पोर्शन का रिवीजन है, सम्स इसमें मैं रिवाइज नहीं करा रहा हूँ। सैलरी हमने स्टार्ट यहाँ से किया। सैलरी मीन्स एनी पेमेंट बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय फॉर सर्विसेज। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में, पेयर एंड पेई के बीच में मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशनशिप होना चाहिए। यानी जो पेयर है, ही इज हैविंग द पावर टू कंट्रोल डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द पेई। पावर टू कंट्रोल मतलब उसके पास पावर टू कंट्रोल है, वेदर ही अप्लाइज दैट पावर और नॉट वो इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल रिलेशनशिप नहीं चलेगा, प्रिंसिपल टू एजेंट रिलेशनशिप नहीं चलेगा। इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में पेयर एंड पेई के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होता है, इसलिए उसको सैलरी कहते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में पेयर एंड पेई के बीच में प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल रिलेशनशिप होता है, इसलिए उसको सैलरी नहीं कहते हैं। फिर हमने कुछ छोटी छोटी बातें की कि सैलरी चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल हो या वॉलंटरी हो, फुल्ली टैक्सेबल है सैलरी। सैलरी फोरगो कर दे तब भी टैक्सेबल है, परंतु सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड में सरेंडर कर दे तो दिस इज एग्जैम्प्टेड। आउटस्टैंडिंग सैलरी टैक्सेबल, एडवांस सैलरी टैक्सेबल, ओवर टाइम सैलरी टैक्सेबल। सैलरी का एक फंडा है कि एम्प्लॉयर जब पे करे तो ही मस्ट पे इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉयर। एमपी एमएलए को सैलरी मिले तो आईफॉस, पार्टनर को सैलरी मिले तो पीजीबीपी, प्रोप्राइटर को सैलरी मिले तो डमी ट्रांजैक्शन नॉट टैक्सेबल एनीवेयर। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट के जजेस को सैलरी मिले तो सैलरी, रिटेनरशिप फी मिले तो पीजीबीपी, और टीचर्स को कॉपी चेक करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट मिले तो यदि टीचर एम्प्लॉई है और पेमेंट उसको एम्प्लॉयर कर रहा है तो सैलरी, और टीचर यदि एम्प्लॉई कैटेगरी में नहीं आ रहा है तो टैक्सेबल एज आईफॉस। उसके बाद हमने किया सैलरी तेरे कितने नाम। बेसिक सैलरी फुल्ली टैक्सेबल। पे स्केल आप समझते हो, ये एक प्री डिसाइडेड इंक्रीमेंट शेड्यूल है जो एम्प्लॉय को हर एनम, हर 12 महीने के बाद इंक्रीमेंट उसका हो जाता है, वही पे स्केल है। फिर हमने किया चार्जेबिलिटी। तो सैलरी इज टैक्सेबल ऑन कैश बेसिस और ड्यू बेसिस विच एवर इज अर्लियर, इसलिए एडवांस सैलरी भी मिल जाए तो टैक्सेबल है, और आउटस्टैंडिंग सैलरी रह जाए तब भी टैक्सेबल है। एरियर सैलरी बोले तब भी टैक्सेबल है। फिर हमने किया डियरनेस अलावेंस। तो डीए, वेदर इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट और नॉट, इट इज फुल्ली टैक्सेबल। बोनस फुल्ली टैक्सेबल। कॉन्ट्रेक्चुअल बोनस है तो बोनस, और वॉलंटरी बोनस है तो परक्विजिट बोल के टैक्स होगा। कमीशन ऑन टर्नओवर हो, कमीशन ऑन प्रॉफिट हो, या कोई फिक्स कमीशन हो, फुल्ली टैक्सेबल। फीस फुल्ली टैक्सेबल, एन्युटी फुल्ली टैक्सेबल, सैलरी इन ल्यू ऑफ नोटिस पीरियड फुल्ली टैक्सेबल। उसके बाद हम लोग आ गए रिटायरमेंट बेनिफिट, नाम है ग्रेच्युटी। हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। ग्रेच्युटी ऑन कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस फुल्ली टैक्सेबल, ग्रेच्युटी ऑन डेथ नॉन टैक्सेबल, ग्रेच्युटी ऑन रिटायरमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉन टैक्सेबल, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय 2 पार्ट, कवर्ड बाय पोगा नॉट कवर्ड बाय पोगा।
covered by PODA. Minimum of 3 is exempted. Actual gratuity, statutory amount 20 lakh and 15 by 26 into completed year of service into salary per month. यहाँ पे completed year of service निकालते समय any fraction in excess of 6 month is taken as 1 year और salary मतलब basic plus DA last drawn. उसमें मेरा पर्सनल एडवाइस ये है कि DA फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट लेना, DA नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट मत लेना। यदि आप सीजनल एस्टेब्लिशमेंट के एम्प्लॉई है तो 15/26 की जगह 7/26 7/26, और यदि आप डेली रेट एम्प्लॉई है, पीस रेटेड एम्प्लॉई है, तो फिर आपका लास्ट ड्रॉन सैलरी की जगह हो जाएगा बेसिक प्लस DA लास्ट 3 months एवरेज एक्सक्लूडिंग ओवर टाइम, not covered by PODA. Minimum of 3 is exempted. Actual gratuity, statutory amount 20 lakh minus earlier deductions claimed, half into completed year of service into average salary. Completed year of service ignores fractions. Average salary means basic, DA forming a part of retirement benefit plus commission as a fixed percentage of turnover. Being last 10 months average preceding the month of retirement. मंथ ऑफ रिटायरमेंट 31 जनवरी को भी रिटायर करेगा तो जनवरी महीने को छोड़ देंगे। नेक्स्ट टॉपिक आ गया लीव इनकैशमेंट, सेक्शन है 10(10)AA, 3 पार्ट में डिवाइडेड। लीव इनकैशमेंट इन कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस फुल्ली टैक्सेबल, लीव इनकैशमेंट ऑन डेथ नॉन टैक्सेबल, लीव इनकैशमेंट ऑन रिटायरमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉई एग्जेम्प्टेड, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई मिनिमम ऑफ 4, एक्चुअल लीव इनकैशमेंट, statutory amount 3 lakh minus earlier deductions claimed, 10 month into average salary, 1 month maximum. 1 month maximum for each completed year of service minus leave availed into average salary. Here completed year of service ignores fraction. Here average salary means basic, DA forming a part of retirement benefit plus commission on turnover being last 10 months average preceding the retirement, preceding the date of retirement. ठीक है, आगे बढ़ते। फिर हम लोग आ गए पेंशन में। पेंशन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, अनकम्यूटेड पेंशन, कम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड पेंशन फुल्ली टैक्सेबल, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो। कम्यूटेड पेंशन में गवर्नमेंट एम्प्लॉई एग्जेम्प्टेड, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई डिपेंड्स। If you are receiving gratuity, then 1/3 of total pension fund is exempted, and if you are not receiving gratuity, half of total pension fund is exempted. यदि एम्प्लॉय की डेथ के बाद फैमिली को पेंशन मिले तो आईफॉस में जाएगा। अगला टॉपिक आया रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन, सेक्शन 10(10)B। मिनिमम ऑफ 3 is exempted. Actual retrenchment compensation statutory amount 5 lakh or amount as per Industrial Dispute Act. अगला टॉपिक आया VRC 10(10)C। मिनिमम ऑफ 2 is exempted. Actual VRC और statutory amount 5 lakh. VRC का जो स्टैट्यूटरी अमाउंट 5 लाख है दैट इज वंस इन लाइफ, यानी VRC में 10(10)C का डिडक्शंस आपको पूरे जीवन में एक बार मिलेगा बस। और वो भी यदि VRC का 10(10)C ले लिए तो 89(1) की रिलीफ नहीं मिलेगी, क्योंकि 89(1) की रिलीफ और VRC का 10(10)C आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। लेकिन VRC का 10(10)C का डिडक्शंस लेने के लिए आपको 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। नंबर 1, employer is a specified employer, that is other than individual, HUF, firm, AOP, BOI, and the guidelines of CBDT must be fulfilled. Number 1, the scheme is applicable to all employees. Object of this scheme is to reduce number of worker. Vacancy caused is not filled up. Compensation, the retired employee is not appointed in sister concern. Compensation cannot exceed 3 months salary for each completed year of service or remaining tenure salary, whichever is lower. इस तरीके से रिटायरमेंट बेनिफिट फिनिश हुआ।
अब हम लोग आ गए अलावेंसेज में। अलावेंसेज में हमने सबसे पहले किया कि दो फंडा ध्यान रखिएगा कि अलावेंसेज में नाम से कोई मतलब नहीं है, पर्पज से मतलब है। और दूसरा, कोई भी अलावेंस ऑफिस पर्पज में यूज हो गया तो वह एग्जैम्प्टेड है। अब आते हैं कुछ अलावेंसेज में। डियरनेस अलावेंस पहले भी बोल चुके हैं, फुल्ली टैक्सेबल वेदर इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट और नॉट। इसको डियरनेस पे भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलावेंस भी बोलते हैं, इन्फ्लेशन अलावेंस भी बोलते हैं। हाउस रेंट अलावेंस सेक्शन 1013A मिनिमम ऑफ 3 इज एग्जैम्प्टेड। गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट का चक्कर बढ़ गया। एक्चुअल हाउस रेंट अलावेंस 40% or 50% of salary, rent paid over 10% of salary. Salary here means basic, DA forming a part of retirement benefit plus commission as a fixed percentage of turnover. 50% लेंगे if the house is situated, जहां पे आप रहते हो वो शहर है कलकत्ता, कैलकाटा, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, और किसी शहर में रहते हो तो 40%। जब जब HRA मिला तब तब का सैलरी। और आप यदि एज से ज्यादा एम्प्लॉयर से सैलरी लेते हो तो ऑल सैलरी शैल बी कंपाइल्ड। यदि आप रेंट अपने पापा या वाइफ या किसी को भी दे रहे हो, रिलेटिव को भी दे रहे हो, तब भी वो वैलिड रेंट है। रेंट आप पे ही नहीं करते तो HRA इज फुल्ली टैक्सेबल। एंटरटेनमेंट अलावेंस फुल्ली टैक्सेबल। नीचे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 16(2) में डिडक्शंस मिलेगा, वो बाद में करेंगे। 1014(1) में 6 अलावेंसेज है और इन 6 अलावेंसेज का एक ही ट्रीटमेंट है, जितना खर्च हुआ उतना एग्जैम्प्टेड। कौन कौन से 6 अलावेंस? कन्वेंस अलावेंस, ट्रैवल अलावेंस, यूनिफॉर्म अलावेंस, हेल्पर अलावेंस, प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलावेंस, डेली अलावेंस। 1014(2) मेन 4 अलावेंस है और इन 4 अलावेंसेज में जितना खर्च हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। एक स्टैट्यूटरी अमाउंट है, उतना डिडक्शंस मिलेगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस, एक्चुअल अलावेंस और 100 पर मंथ पर चाइल्ड टू द मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। चिल्ड्रन हॉस्टल अलावेंस, एक्चुअल अलावेंस और 300 पर मंथ पर चाइल्ड टू द मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन, विच एवर इज लोअर, उतना डिडक्शंस मिलता है। ट्रांसपोर्ट अलावेंस, इसका डिडक्शन सिर्फ हैंडीकैप एम्प्लॉय को मिलेगा, फिक्स है 3200 रुपए पर मंथ। एक्चुअल अलावेंस और 3200 पर मंथ, विच एवर इज लोअर। ट्रक ड्राइवर अलावेंस, एयर होस्टेस अलावेंस, तो इनके लिए है मिनिमम ऑफ 2, 70% ऑफ अलावेंस और 10,000 पर मंथ, विच एवर इज लोअर। इसके अलावा हिली एरिया में 800, बॉर्डर एरिया में 1300 और ट्राइबल एरिया में 200 का भी अमाउंट आप याद रखना। एग्जम्प्टेड अलावेंस, एग्जम्प्टेड अलावेंस में एक ही नाम है, वो है 10(7). यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वर्किंग आउटसाइड इंडिया and you are a citizen of India, then all allowance, all perquisites are exempted. सारे allowance भी exempted, सारे perquisite भी exempted। इसके अलावा आप जो allowance का नाम निकाल लो सर, सबका एक ही आंसर है, fully taxable, subject to कि वो ऑफिस पर्पज में यूज नहीं हुआ हो। allowance topic finish। अब हम लोग आ गए perquisite। perquisite को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एग्जम्प्टेड परक्विजिट, टैक्सेबल परक्विजिट। एग्जम्प्टेड परक्विजिट में हमने पहले 6 पॉइंट उठा लिए, रोटी कपड़ा मकान। फ्री रिफ्रेशमेंट एग्जम्प्टेड, फ्री मील अप टू ₹50 एग्जम्प्टेड, फ्री मील थ्रू नॉन ट्रांसफरेबल कूपन एट 18 जॉइंट्स अप टू ₹50 पर कूपन एग्जम्प्टेड। 3 यूनिफॉर्म फैसिलिटी एग्जम्प्टेड, RFA टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेज एग्जम्प्टेड, RFA टू rent free furnished accommodation to member of official of parliament is exempted. Free use of laptop or computer exempted. Free training facility to employee exempted. Free education facility to employee children up to ₹1,000 per month per child, irrespective of number of children, is exempted. But if the amount exceeds 1,000 per month, then the entire amount is taxable. Free telephone facility is exempted. Life insurance premium paid by employer is taxable. Medical insurance premium is paid by employer is exempt. Accident insurance premium paid by employer is exempted.
Health club, sports club facility is exempted. Any loan up to rupees 20,000 is exempted. Gift up to rupees 5,000 is exempted in kind. Superannuation fund 1.5 लाख तक exempted. ऐसे exempted perquisite की आप लिस्ट बना सकते हो. हम लोग आ गए अगले पार्ट में, टैक्सेबल परक्विजिट. टैक्सेबल परक्विजिट में हमने सबसे पहले किया RFA, रेंट फ्री एकोमोडेशन. यदि रेंट फ्री एकोमोडेशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिले तो लाइसेंस फी विल बी टैक्सेबल. मैंने आपको बताया था लाइसेंस फी क्या होती है, सब में दिया रहेगा. नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ तो डिपेंड करता है, हाउस इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर और हायर्ड बाय एम्प्लॉयर. इफ द हाउस इज हायर्ड बाय एम्प्लॉयर, then 15% of salary or rent paid by employer, whichever is lower, is taxable. And if the house is owned by employer, then it depends upon the city की population. यदि city की population 10 लाख तक है तो 7.5% of salary is taxable. सिटी की पॉपुलेशन 10 से 25 लाख है तो 10% ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल. और सिटी की पॉपुलेशन 25 लाख से भी ज्यादा है तो 15% ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल. कुछ नहीं बोलने पे हम लोग यही मानेंगे सिटी की पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है और 15% ऑफ सैलरी टैक्स करेंगे. यहाँ पे सैलरी मीन्स बेसिक, DA forming a part of retirement benefit plus all taxable monetary payment excluding PF and perquisite. तो रिटायरमेंट बेनिफिट इसमें आता नहीं है, एडवांस सैलरी इसमें आता नहीं है, परंतु अनकम्यूटेड पेंशन इसमें आता है. और ग्रेच्युटी इन कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस आएगा, बोलने की बात नहीं है. जब जब RFA ऑक्यूपाई किया तब तब का सैलरी. एज से ज्यादा सैलरी है तो सारी सैलरी शैल बी कंपाइल्ड. यदि एज से ज्यादा RFA है तो 15% ऑफ सैलरी फॉर ईच हाउस शैल बी सेपरेटली टैक्सेबल. परंतु यदि आपकी एक सिटी से दूसरी सिटी में शिफ्टिंग कर दी गई है और फॉर दैट पर्पस यू हैव बीन अलॉटेड हाउस इन बोथ द सिटीज, तो फॉर 90 डेज तक एनी वन हाउस शैल बी टैक्सेबल और 90 डेज के बाद दोनों हाउस शैल बी टैक्सेबल. RFA के बाद हम लोग आगे RFFA, रेंट फ्री फर्निश्ड एकोमोडेशन. यानी बॉस ने आपको RFA भी दिया, साथ में फर्नीचर दिया. तो RFA जैसे कर रहे थे वैसे ही फर्नीचर के लिए, इफ द फर्नीचर इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर तो 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, एंड इफ द फर्नीचर इज हायर्ड बाय एम्प्लॉयर देन हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर, एज द केस में बी. ध्यान रखना, फर्नीचर मीन्स ऑल हाउस होल्ड अप्लायंसेस. कंसेशनल रेंट एकोमोडेशन, कोई भी कंसेशनल परक्विजिट हो तो ट्रीटमेंट वही है, पहले आप उसे रेंट फ्री परक्विजिट मानिए और लेस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉई. तो यदि कंसेशनल रेंट एकोमोडेशन है तो पहले आप RFFA जैसे निकालते थे वैसे निकालिए, लेस रेंट पेड बाय एम्प्लॉई इक्वल टू CRA, कंसेशनल रेंट एकोमोडेशन. होटल एकोमोडेशन, 15 दिन तक होटल एकोमोडेशन दे तो एग्जम्प्टेड परक्विजिट, उसके बाद टैक्सेबल. और टैक्सेबल होगा बीन मिनिमम ऑफ 2, नंबर 1 24% ऑफ सैलरी और रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर विच एवर इज लोअर. सैलरी हियर मीन्स सेम एज RFA. फिर हमने छोटी छोटी परक्विजिट की. गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर फुल्ली टैक्सेबल. सर्वेंट फैसिलिटी फुल्ली टैक्सेबल. गार्डनर फैसिलिटी treated as servant facility, but if the gardener facility is provided by the employer together with rent free accommodation, then gardener facility is not taxable provided accommodation is owned by employer. Gift in cash fully taxable. Gift in kind किसी को भी मिले, फैमिली मेंबर को भी मिले, तब भी सब जोड़ जाड़ के साल में 5,000 से ऊपर हो गया तो जितना एक्सेस हुआ उतना टैक्सेबल. 7,000 का गिफ्ट मिला तो 2,000 का टैक्सेबल. कुछ जगह ऐसे भी लिखा हुआ है कि 7,000 का गिफ्ट मिला तो पूरा टैक्सेबल. अगली परक्विजिट, क्लब फैसिलिटी. स्पोर्ट्स क्लब मिले, हेल्थ क्लब मिले, एग्जैम्प्टेड. इसके अलावा कोई क्लब फैसिलिटी मिले तो फुल्ली टैक्सेबल. परंतु यदि वो क्लब की मेंबरशिप कॉर्पोरेट मेंबरशिप है तो एंट्रेंस फी इज नॉट टैक्सेबल, एनुअल फीस विल बी टैक्सेबल. यूज ऑफ एसेट, लैपटॉप या कंप्यूटर यूज करने के लिए दिया तो नॉन टैक्सेबल, और कोई भी एसेट यूज करने के लिए दिया
तो जैसे फर्नीचर को टैक्स करते थे वैसे ही करेंगे, यानी कि यदि एसेट इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर तो 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, एसेट इज हायर्ड बाय एम्प्लॉयर तो हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर। सेल ऑफ एसेट, यदि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई एसेट सेल कर दे तो परक्विजिट विल बी द रिटन डाउन वैल्यू माइनस इश्यू प्राइस। रिटन डाउन वैल्यू निकालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो WDV मेथड लगाइए 50% रेट, कार है तो 20% मेथड 20% लगाइए WDV मेथड, मतलब WDV मेथड लगाइए 20%, और कोई एसेट है तो स्ट्रेट लाइन मेथड लगाइए 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन निकालते समय कोई भी फ्रैक्शन ऑफ ईयर कंसिडर मत करिए, यानी एसेट 2 साल 3 महीना यूज हुआ है तो 2 साल, एसेट 2 साल 11 महीना यूज हुआ है तब भी 2 साल का डेप्रिसिएशन। कार फैसिलिटी, कार फैसिलिटी में एक छोटी सी टेबल है जो मैं टेबल रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं कि कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर, यूज फॉर ऑफिस नॉन टैक्सेबल, यूज फॉर पर्सनल पर्पजेज, तो 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट प्लस मेंटेनेंस पेड बाय एम्प्लॉयर। कार इज यूज फॉर बोथ पर्पजेज, तो 2400 पर मंथ और 1800 पर मंथ विल बी टैक्सेबल। 2400 पर मंथ फॉर हायर कैपेसिटी कार, 1800 पर मंथ फॉर लोअर कैपेसिटी कार। यदि कार के इंजन की कैपेसिटी 1600 सीसी है या 16 हॉर्स पावर है तो लोअर कैपेसिटी है, 16 हॉर्स पावर से ज्यादा है तो हायर कैपेसिटी कार। अगला पार्ट आया कि कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर बट मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉई, तो यूज फॉर ऑफिस पर्पज नॉन टैक्सेबल, यूज फॉर पर्सनल पर्पज 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, यूज फॉर बोथ पर्पजेज 900 या 600 पर मंथ विल बी टैक्सेबल। कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉई, मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर, तो फिर ऑफिस पर्पज में यूज हो रहा है तो नॉन टैक्सेबल, पर्सनल पर्पज में यूज हो रहा है तो पूरा मेंटेनेंस टैक्सेबल, और यूज फॉर बोथ पर्पजेज तो जितना बॉस ने मेंटेनेंस दिया उसमें से 2400 पर मंथ या 1800 पर मंथ माइनस कर दीजिए, बाद बाकी टैक्सेबल। लेकिन यदि आपको और ज्यादा माइनस कराना है, और ज्यादा डिडक्शंस लेना है तो आप 2 कंडीशन सेटिस्फाई करिए। नंबर 1, लॉगबुक ऑफ कार इज मेंटेन्ड और एम्प्लॉयर से सर्टिफिकेट लेके आइए कि कितना परसेंटेज कार ऑफिस में यूज हो रहा है, पर्सनल पर्पज यूज नहीं हो रहा है। फिर जितना परसेंटेज ऑफिस यूज हो रहा है उतना परसेंटेज का आप माइनस ले लीजिए। पार्ट ऑफ द मंथ शैल बी इग्नोर्ड। ड्राइवर फैसिलिटी बॉस दे रहा है साथ में, तो यदि ओन्ड बाई कार इज यूज फॉर ऑफिस पर्पज तो नॉन टैक्सेबल, कार इज यूज फॉर पर्सनल पर्पज तो फुल्ली टैक्सेबल, कार इज यूज फॉर बोथ पर्पजेज देन 900 पर मंथ इज टैक्सेबल। अगली परक्विजिट में आते हैं, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सुपरएन्यूशन फंड, तो 1.5 लाख के ऊपर जितना कॉन्ट्रीब्यूशन है दैट इज टैक्सेबल, 2 लाख कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ तो 50,000 रुपया टैक्सेबल। हॉलीडे होम फैसिलिटी, fair market value of such facility shall be taxable. मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी इन इंडिया, तो 5-6 बातें ध्यान रखिए। बॉस की मतलब वर्क प्लेस पे आपका ट्रीटमेंट हो रहा है तो नॉन टैक्सेबल, बॉस के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो रहा है नॉन टैक्सेबल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो रहा है तो नॉन टैक्सेबल, और कोई स्पेसिफाइड डिजीज कैंसर एड्स जैसी बीमारी के लिए इलाज हो रहा है तो नॉन टैक्सेबल। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम बॉस दे रहा है, ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहा है, नॉन टैक्सेबल, और कोई मेडिकल रिम्बर्समेंट हो रहा है तो फुल्ली टैक्सेबल। मेडिकल फैसिलिटी आउटसाइड इंडिया, मेडिकल फैसिलिटी आउटसाइड इंडिया में 3 का कॉम्बो है, ट्रैवल, स्टे, ट्रीटमेंट। ट्रैवल फैसिलिटी ऑफ 1% के साथ एक केयर टेकर एग्जम्प्टेड है, प्रोवाइडेड एम्प्लॉय का GTI 2 लाख के अंदर है, 2 लाख तक है। ट्रीटमेंट स्टे फैसिलिटी ऑफ 8% और 8 केयर टेकर एग्जम्प्टेड, प्रोवाइडेड जो भी खर्चा हुआ वो RBI की लिमिट के अंदर हुआ, और ट्रीटमेंट खर्चा ऑफ द पेशेंट इज एग्जम्प्टेड, प्रोवाइडेड जो भी खर्चा हुआ RBI की लिमिट के अंदर हुआ। इंटरेस्ट फ्री लोन, इंटरेस्ट फ्री लोन 20,000 तक दिया जाए तो नॉन टैक्सेबल, 20,000 के ऊपर है तो फुल्ली टैक्सेबल। ध्यान रखिएगा सिर्फ इंटरेस्ट पार्ट टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट की रेट ली जाएगी SBI की रेट, जो फर्स्ट डे ऑफ असेसमेंट ईयर के दिन एप्लीकेबल है, सब में दिया रहेगा। इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन मंथ एंड बैलेंस, महीने के अंत में लोन है तो इंटरेस्ट महीने का चार्ज होगा। यदि आपने कोई स्पेसिफाइड डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए बॉस से लोन लिया है
तो दैट इंटरेस्ट फ्री लोन इज नॉन टैक्सेबल। लेकिन जैसे ही आपको मेडिक्लेम मिल गया वैसे ही ये लोन अप टू द मेडिक्लेम अमाउंट विल बी टैक्सेबल। फिर से बोल दूं, इंटरेस्ट पार्ट विल बी टैक्सेबल। फिर इसमें मैंने सम कराए थे कि वो हर महीने कुछ रिपेमेंट हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा, पहले 950 फिर 9 फिर 850 फिर 8, वो ध्यान रखिएगा। कंसेशनल इंटरेस्ट लोन है तो भैया जितना पहले इंटरेस्ट फ्री लोन है उसको निकाल लीजिए, लेस जितना भी इंटरेस्ट पेड बाय एम्प्लॉयर। और उसमें मैंने एक वर्ड बोला था, ध्यान रखिएगा, अपना कॉमन सेंस पहन के चलो। सम बनाया तो सम देख लेना। फिर हमने किया लीव ट्रेवल कंसेशन। लीव ट्रेवल कंसेशन सेक्शन 10(5). लीव ट्रेवल कंसेशन इंडिया के अंदर दिया जाए, मतलब इंडिया के अंदर ट्रेवल हुआ तो एग्जम्प्टेड, इंडिया के बाहर ट्रेवल हुआ तो फुल्ली टैक्सेबल। इंडिया के अंदर ट्रेवल हुआ तो सिर्फ ट्रेवल का खर्चा बॉस दे तो दैट इज एग्जम्प्टेड, भले ट्रेवल किसी भी मोड से हो, रेल मोड, एयर मोड और व्हाटएवर मोड। रेल मोड से हुआ तो कोई भी क्लास में जाओ, स्लीपर क्लास, 3AC, 2AC, 1AC, किसी में भी जाओ। लेकिन एयर से जाओगे तो सिर्फ इकोनॉमी क्लास तक का फेयर इज एग्जम्प्टेड। जितना एक्चुअल खर्चा हुआ, जिस मोड से आप एक्चुअली गए, वो वाला खर्चा अलाउड होगा, वो खर्चा एग्जम्प्ट होगा। ट्रेवल यदि आप मल्टीपल जर्नी कर रहे हो तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन टू द फारदेस्ट पॉइंट ट्रेवल तक का खर्चा थ्रू द शॉर्टेस्ट रूट एग्जम्प्ट होगा। ट्रेवल आप फैमिली के साथ कर सकते हो, फैमिली में आते हैं आप, आपकी स्पाउस, आपके चिल्ड्रन, आपके डिपेंडेंट पेरेंट्स, डिपेंडेंट ब्रदर सिस्टर। चिल्ड्रन में रिस्ट्रिक्शन है, दो, मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन 2। लेकिन यदि फर्स्ट बर्थ मल्टीपल चाइल्ड हो गई तो सेकेंड बर्थ नॉट अलाउड, और यदि फर्स्ट बर्थ में सिंगल बर्थ है, फर्स्ट बर्थ में सिंगल चाइल्ड है और सेकेंड बर्थ में मल्टीपल चाइल्ड है, तो दोनों बर्थ के बच्चे जितने हुए सब के सब बच्चे अलाउड। लीव ट्रेवल कंसेशन साल में आपको 4 साल के ब्लॉक में आपको 2 बार अलाउड होगा मैक्सिमम। और यदि प्रीसीडिंग ब्लॉक रिमेन अनअवेल्ड होली और पार्टली, then in the succeeding block in first year 1 extra journey shall be allowed. Leave travel allowance मिले तो fully taxable. Employer contribution to pension fund, employer contribution to NPS, new pension scheme, it's fully taxable as perquisite. इस साल एक नया, लास्ट ईयर एक नया perquisite आया, employer contribution to RPF plus NPS plus SAF, तीनों मिला के यदि 7.5 लाख से ऊपर हो जाए तो जितना 7.5 लाख के ऊपर है दैट इज फुल्ली टैक्सेबल एज परक्विजिट। और ये जो एक्सेस अमाउंट आया ना, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है, वॉट एवर बी द रेट, वॉट एवर बी द रेट, वो पूरा इंटरेस्ट विल बी टैक्सेबल। इसके ऊपर बहुत मेहनत से हमने सम की है, वो ध्यान से देख लेना आप। यदि प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ऊपर हो जाए तो 2.5 लाख के ऊपर जितना भी एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है उसको ऊपर जो भी इंटरेस्ट रेट हो दैट विल बी टैक्सेबल पर्क। इसके अलावा एक सिंपल सी बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक परक्विजिट और बोल दूं, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी में जितना बॉस का जेब से खर्च लगे उतना टैक्सेबल। इसके अलावा जितने भी परक्विजिट है सब में एक ही ट्रीटमेंट है, जितना बॉस की जेब से खर्च लगे उतना टैक्सेबल। ठीक है, हम लोग आज प्रोविडेंट फंड में। प्रोविडेंट फंड को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया, ऐसी एक टेबल बनाई हुई थी, उसी टेबल को रिफ्लेक्ट कर रहा हूं। पहले SPF स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, PPF। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन SPF नॉन टैक्सेबल, RPF अप टू 12% ऑफ सैलरी इज नॉन टैक्सेबल। सैलरी ये मीन्स बेसिक प्लस DA फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर। URPF एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन नॉन टैक्सेबल और PPF में एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करता ही नहीं है। एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन की टैक्सेबिलिटी होने का सवाल ही नहीं उठता, लेकिन SPF में ATC मिलेगा, RPF में ATC मिलेगा, URPF में ATC नहीं मिलेगा, PPF में ATC मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन PF SPF में नॉन टैक्सेबल, RPF में अप टू 9.5% पर एनम तक रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो नॉन टैक्सेबल। URPF में नॉन टैक्सेबल, PPF में ध्यान रखना नॉन टैक्सेबल। लमसम SPF में नॉन टैक्सेबल, RPF में नॉन टैक्सेबल, कंडीशन अप्लाई, URPF में टैक्सेबल, PPF में नॉन टैक्सेबल। लमसम फ्रॉम URPF,
जितना एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है दैट इज फुल्ली टैक्सेबल एज सैलरी, जितना एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन है दैट इज नॉन टैक्सेबल, जितना इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है फुल्ली टैक्सेबल एज सैलरी, और जितना इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन है फुल्ली टैक्सेबल एज आईफॉस. Lump sum from RPF. Lump sum from RPF is not taxable subject to कि employee ने 5 years of service, 5 years of continuation service complete किया है. 5 साल के पहले जॉब नहीं छोड़ा, 5 साल के पहले किसी कारण से जॉब छोड़ के दूसरे एम्प्लॉयर को ज्वाइन कर लिया और आरपीएफ का पैसा विड्रॉ नहीं करके इस एम्प्लॉयर के आरपीएफ से दूसरे एम्प्लॉयर के आरपीएफ में फंड ट्रांसफर करवा दिया, तो फॉर द पर्पस ऑफ पीएफ इट शैल बी ट्रीटेड एज कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस. और डेथ के कारण या इल हेल्थ के कारण या इनकैपेबिलिटी टू वर्क के कारण, मतलब एक्सीडेंट हो गया या कोई कंपनी बंद हो गई, तो ऐसे में लम्प सम फ्रॉम आरपीएफ इज नॉन टैक्सेबल. भले 5 साल पहले भी छोड़ दिया तो क्या हुआ. डिडक्शंस, स्टैंडर्ड डिडक्शंस हमेशा फिक्स है 50,000. लिटरली प्रोविजन है ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी और 50,000 विच एवर इज लोअर. 16 एंटरटेनमेंट अलाउंस मिले तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिनिमम ऑफ 3 का डिडक्शंस मिलेगा. एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस 5,000 पर एनम एंड 20% ऑफ बेसिक सैलरी. 16(3) में टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट या प्रोफेशनल टैक्स जितना पे किया है उतने का डिडक्शंस. एम्प्लॉयर ने पे किया तो पहले परक्विजिट बोल के ऐड होगा, फिर 16(3) में लेस होगा, और एम्प्लॉय ने पे किया है तो परक्विजिट में क्यों ऐड होगा, लेकिन 16(3) में डिडक्शंस मिलेगा. पूरा सैलरी हमने एक सांस में बोला तड़ातड़. ठीक है, कितना समय लगा? आधी घंटे में सैलरी होता है और लोग बोलते हैं पढ़ाई टफ है. अच्छा, मैंने बहुत दौड़ा दिया क्या? हाँ, सांस रोक के टर करके बोल दिया क्या? नहीं. और आप ध्यान दो कि आप भी मोटा मोटी बोल पा रहे थे. 70% ऑफ बैच साथ साथ बोल पा रही थी और बोली भी. 1-2 बच्चे थक जाते हैं यार, मासूम है, कब से पढ़ रहे हैं, अदरवाइज पूरी बैच बोल रही थी. तो भैया इस पॉजिटिविटी के साथ जाइए कि सैलरी टॉपिक बहुत आसान है. अगली क्लास हम लोग इसके बड़े बड़े सम्स करेंगे. मस्ती मारो.